हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जिसे हम बोलते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसमें हम सेक्शंस पढ़ेंगे 139 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाइज भी और इवन वेटेज वाइज भी। अब क्या क्या पढ़ना है हमने इस चैप्टर में वो तो जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ते जाएंगे पता चलेगा। आज की क्लास में आप लोगों के साथ शुरू करूंगा सेक्शन नंबर 139 जिसमें हम अपॉइंटमेंट की बात पढ़ेंगे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, किस किस तरीके के ऑडिटर अपॉइंट होंगे। अब किस किस तरीके के जब मैं ऑडिटर बोल रहा हूँ तो पहले एक बात को क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ मैं 139 में आपको जो पढ़ाऊंगा वो होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑल दो लॉज के लिए वर्ड ओनली यूज़ करेगा ऑडिट, ऑडिटर और ऑडिट वर्ड यूज होगा। इसका मतलब कंपनी का ऑडिट हो रहा है, वो कंपनी का ऑडिटर है, उसे आप कंपनी ऑडिटर भी बोल सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोल सकते हो, कह सकते हो वो ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एंड सो ऑन। इसका मतलब 139 में हम नहीं बात पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट की या फिर हम कॉस्ट ऑडिट की बात भी नहीं पढ़ेंगे इसमें। स्टैट्यूटरी ऑडिट को पढ़ेंगे। अब 139 में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के कई सारे हमारे पास सबसेक्शंस होंगे, जैसे कि हम बात पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, अगर ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी हुई तो कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाएगी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के इसमें ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ करेगी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्या कंसेप्ट होगा। ऐसे कई सारे हमें प्रोविजंस पढ़ने होंगे। 139 जो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में ये काफ़ी लंबा सेक्शन है, इसमें कई सारे सब सेक्शंस हमें पढ़ने को मिलेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। एक बार डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है इन सेक्शन नंबर 139। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें तो बहुत बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए कि हमने इस सेक्शन में पढ़ना क्या है। बाद में हम इन सारी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी कोई भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर की बात, मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ मीन्स फर्स्ट ऑडिटर। एक हम बात पढ़ेंगे कैजुअल वैकेंसी होती है तो कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा। एक बात हम पढ़ेंगे कि एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, इस बात के प्रोविजंस होंगे। और हम कह सकते हैं ये बातें जो हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे फॉर गवर्नमेंट कंपनीज कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसे होगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, किस तरीके से होगी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी। यहाँ मैं वैसे एजीएम की बात लाऊंगा ही नहीं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेगा सीएजी, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ऑल्दो लॉ ये वर्ड्स नहीं यूज़ करेगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लॉ मेकर्स वर्ड यूज़ करेंगे अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, तो मैंने उसे बोल दिया नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में भी हम यही बातें पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कैजुअल वैकेंसी होगी तो कैसे फिल की जाएगी, एजीएम में कैसे अपॉइंटमेंट होगी इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। चलिए ये हमने प्रोविजंस पढ़ने हैं। अब शुरू में एक बात को जान लेते हैं, अगर हमें कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है तो इसके लिए पढ़ा जाता है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 45। क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 आप ऐसे बोल लीजिए, या सेक्शन 2 ब्रैकेट में 45 है तो ये पढ़ा जाएगा क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनीज तो इसमें डिफाइंड है, वो कवर होती हैं। साथ में हमें ऐसे शब्द भी लिखे मिलेंगे कि आप एक कंपनी हो जो गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं हो पर कैसी कंपनी हो, विच इज़ ओन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कंट्रोल्ड। मैंने अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली को नहीं लिखा है, जो हम पढ़ेंगे सेक्शंस को तो हमें ये वर्ड्स लिखे मिल जाएंगे ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। लेकिन कहीं पर भी इस बात को डिफाइन नहीं किया गया कि कैसे पता चलेगा अ कंपनी इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो इस बात को सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि आगे जब जब हमारे पास ये वर्ड्स आए ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट तो हमें मतलब पहले से पता हो। सपोजिंगली पहले हम देखते हैं ये गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, इसके तहत गवर्नमेंट कंपनी हम किसे कहते हैं। दो तरीकों से कोई कंपनी बोली जाती है गवर्नमेंट कंपनी। या तो एक तरीका ऐसी कंपनी जिसकी 51% की पेड अप कैपिटल होल्ड करती हो कोई भी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले होल्ड करती हो, या कोई एक स्टेट गवर्नमेंट अकेले होल्ड करती हो, या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर होल्ड करती हो, या फिर कुछ होल्डिंग हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ होल्डिंग हो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की, या ये भी मुमकिन है कुछ होल्डिंग हो सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ होल्डिंग हो दो स्टेट गवर्नमेंट्स की, तब हम कहते हैं कि ये कंपनी बन जाती है एज गवर्नमेंट कंपनी। तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या हुआ, आप देखते हो 51% की पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले होल्ड की हो, या अकेले एक स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड की हो, या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर की हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर होल्ड की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर होल्ड की हो। दूसरी हम बोलते हैं अगर आप हो सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी तो भी आपको बोला जाएगा कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो। तो सिंपली जैसे हम एक लाइन बोल
बोलते हैं कि अगर आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं थे, तो आप पब्लिक कंपनी कहलाते हो। तो ये वर्ड्स होते हैं, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। सेम लॉजिक यहाँ पर है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तो पक्का गवर्नमेंट कंपनी हो। अब एक सिचुएशन को लेते हैं, मान लेते हैं आपको बोला जाता है कि कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड, और हमें बताना है कि क्या ये ए लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। आपको बताया जाता है एक कंपनी है G1 लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब मैंने G1 लिमिटेड लिखा है, G1 नाम क्यों लिया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है। हमें बताया गया इस कंपनी G1 लिमिटेड ने क्या किया है, G1 लिमिटेड ने इस कंपनी ए लिमिटेड में शेयर्स लिए हुए हैं 25% के। और आपको बताया जाता है एक कंपनी दूसरी है G2 लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसने भी ए लिमिटेड में शेयर्स लिए हुए हैं, मान लेते हैं 30%। अब अगर पूछा जाए क्या ये ए लिमिटेड, जो गिवन फैक्ट्स हैं उससे, इज दिस ए लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी। अब आप चेक करिएगा क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया सेक्शन 2 क्लॉज 45, क्या 51% की पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, कोई भी गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट नहीं है, तो 51% वाला क्राइटेरिया फिट नहीं हुआ। अगली बात, क्या ये ए लिमिटेड किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, G1 लिमिटेड की भी सब्सिडरी नहीं है और G2 लिमिटेड की भी सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी तब बनते हो जो आपके 50% से ज्यादा शेयर्स किसी एक गवर्नमेंट कंपनी के पास हो। G1 के पास भी 50% से ज्यादा नहीं है, G2 के पास भी नहीं है। तुम्हारा आंसर होगा ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। पर अगर अब मुझे ए लिमिटेड के लिए शब्द यूज करने हो, क्या ए लिमिटेड ऐसी कंपनी है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड, अब मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया O/C, ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। मैं कहूंगा बिल्कुल। ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट द्वारा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका कंट्रोल है G2 लिमिटेड पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। G1 लिमिटेड पर भी गवर्नमेंट आपका कंट्रोल है, क्योंकि G1 लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। और इनडायरेक्टली अब हम कहेंगे गवर्नमेंट आपका कंट्रोल है ए लिमिटेड पर। तो ए लिमिटेड के लिए वर्ड्स फिट हो जाएंगे कि ए लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मैंने आपको ये वर्ड्स तो पहले ही बता दिए। हमने अब आज की क्लास में पढ़ना क्या है, ये हम सारे के सारे कंसेप्ट तो इसे क्लास में नहीं पढ़ेंगे, हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। किसी क्लास में आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ये फर्स्ट ऑडिटर का, किसी में पढ़ाऊंगा फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का, किसी में पढ़ाऊंगा कि मेंबर्स कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। अब जब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे तो हम ध्यान में ये बात रखेंगे कि हम ये प्रोविजन किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या ये प्रोविजन है फॉर गवर्नमेंट कंपनी या ये प्रोविजन है फॉर अदर कंपनी। अदर कंपनी का मतलब विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। अब साथ में मुझे वर्ड्स ये भी बोलने पड़ेंगे, जो मैं पहला कंसेप्ट आपको कराऊंगा गवर्नमेंट कंपनी, तो इसी में हम साथ में कंसेप्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। तो जब भी हम पहला कंसेप्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की बात आएगी, तो साथ के साथ इस कंपनी की बात भी आ जाएगी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ करेगा, ये सेकंड कंसेप्ट होगा। चलिए जी, अब पढ़ना जो शुरू करते हैं। हम 139 को हमने पढ़ना है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को पूरा करें। मैं आपको इस सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का बहुत छोटा सा हिस्सा करवाऊंगा, साथ में आपको जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा सेक्शन 139 के आगे के कुछ सबसेक्शंस को। वो सबसेक्शंस कौन कौन से करवाऊंगा, एक करवाऊंगा 6 और एक करवाऊंगा 7। इन दोनों ही सबसेक्शंस में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ऑडिटर का कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा ये हम पढ़ेंगे। अगर कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा, अब ये वर्ड एटसेट्रा मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में मत यूज करिएगा। रीजन मीन एटसेट्रा में किसे बोल रहा हूं, एनी अदर कंपनी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। इतने सारे शब्दों का मैंने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया एटसेट्रा। सो हम फर्स्ट ऑडिटर पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा के केस में, और फिर पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑडिटर की बात एनी अदर कंपनी के केस में। एनी अदर कंपनी का मतलब अदर देन द कंपनीज कवर्ड इन 1। चलिए, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें जो एनी अदर कंपनी है हम इसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ हमें 139 सबसेक्शन नंबर 6 पढ़ने को मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट कंपनीज एटसेट्रा है इसके लिए हमें पढ़ने को मिलेगा 139 सबसेक्शन नंबर 7। सो हम स्टार्ट करेंगे इससे। आपको थोड़ी सी बात मैं 139(1) की भी पढ़ाऊंगा, पर अभी नहीं। पहले हम फर्स्ट ऑडिटर के लिए पढ़ते हैं 139(6), इसे समझ लेंगे और फिर पढ़ेंगे 139(7). चलिए जी, sorry, 139 subsection number 6 appointment of first auditors।
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 से कोई रिलेशन बनना है, पर अभी हम इस लाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारा कंसेप्ट पूरा बन जाएगा। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company, and in the case of failure of the board to appoint such auditor it shall inform। it किसके लिए आया है? बोर्ड के लिए आया है। तो बोर्ड आप इन्फॉर्म करना मेंबर्स को, तो इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु shall within 90 days at an EGM appoint such auditor। सच ऑडिटर का मतलब क्या हुआ? कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। and such auditor shall hold office till the conclusion of the first AGM। जो हमने बात पढ़ी है अभी सबसेक्शन नंबर 6 में, किसके लिए पढ़ी है? एक खास ऑडिटर के लिए जो फर्स्ट ऑडिटर होगा। कैसी कंपनी के लिए? जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। एक चीज़ और देखते हैं, सबसेक्शन नंबर 7 है, ये किसके लिए है? ये कहता है अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपके लिए सबसेक्शन नंबर 7 है। यहाँ ये जो वर्ड्स अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। अब मैं जब कहता हूँ गवर्नमेंट तो इसके लिए सिंपल सी बात दिखेगा, गवर्नमेंट का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट का, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट, अकेले एक स्टेट गवर्नमेंट, या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स मिल जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एक स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसे तो आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं सारे कॉम्बिनेशंस बना लीजिए। जैसे मैंने आपको ये कॉम्बिनेशंस यहाँ एक बार बना के दिए ही थे कि गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशंस हम कैसे बना लेते हैं इस तरीके से, अकेले सीजी या अकेले एक स्टेट गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, सीजी प्लस एक स्टेट गवर्नमेंट, या सीजी प्लस 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स। चलिए नाउ अब देखते हैं हमारे पास सबसेक्शन नंबर 7 कैसी कंपनीज के फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है? ऐसी कंपनी जो या तो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर एनी अदर कंपनी है ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब इन्हें मैं अगर मिलाकर कहूँ, इन सारे शब्दों को मैं किस नाम से बोला करूँगा? क्योंकि हमें कई बार इन वर्ड्स को बोलना होगा। मैं कहूँगा ये है गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। सो गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा, ये हमने शॉर्ट में वर्ड्स यूज किए जो आप एग्जाम में यूज नहीं करोगे। सबसेक्शन 7 किसके लिए हो गया? गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा के लिए। सबसेक्शन नंबर 6 किसके लिए हो गया? सबसेक्शन 6 हो गया एनी अदर कंपनी के लिए। तो जो गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा सबसेक्शन 7 में कवर हुई, उनके अलावा सारी कंपनीज कवर हो जाएंगी सबसेक्शन 6 में। दोनों ही सबसेक्शंस किसके लिए हैं? फर्स्ट ऑडिटर के लिए। अब अगर देखें कितने लोगों को अपॉइंट करने की पावर दी है सबसेक्शन नंबर 6 ने, हम कहेंगे 2 लोगों को पावर दी है। एक तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने गलती की, अपॉइंटमेंट नहीं की फर्स्ट ऑडिटर की, कितने समय में? जो समय लॉ ने दिया है 30 डेज, तब क्या होगा? हम कहेंगे अब तो पावर आपकी नहीं रहेगी 30 डेज बीतने के बाद। अगर 30 दिन में अपॉइंटमेंट नहीं की, 31st डे आ गया, अब ये अपॉइंटमेंट करने की पावर किसकी है? मेंबर्स की है। और मेंबर्स की ये पावर कैसे एक्सरसाइज करेंगे मेंबर्स? एक मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, वो मीटिंग होगी ईजीएम। ईजीएम बुलाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उस ईजीएम में मेंबर्स करेंगे अपॉइंटमेंट। मेंबर्स आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए मिले हैं 90 डेज और बोर्ड आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए मिले हैं 30 डेज। सो यहाँ हम वर्ड ले लेते हैं ईजीएम भी और मेंबर्स भी। अब नंबर 1 में लिखता हूँ, सबसे पहला हक तो बोर्ड आपका है, पर आपको ये 30 डेज के अंदर अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अब आपकी बोर्ड पावर खत्म हो जाएगी, 30 डेज बीत गए, अब पावर किसकी आ जाएगी? मेंबर्स की। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे अगले 90 डेज के अंदर अंदर। कहाँ पर? ईजीएम में। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, अब जो आप लास्ट की बात पढ़ रहे हो, सच ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस, ये सारे वर्ड्स तो तब अप्लाई होंगे जब या तो अपॉइंटमेंट की हो बोर्ड ने तब भी, या अपॉइंटमेंट की हो मेंबर्स ने तब भी। तो चाहे अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड हो, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चाहे अपॉइंटमेंट की हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने, चाहे अपॉइंटमेंट की हो मेंबर्स आपने, हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर तुम अपना ऑफिस कब तक होल्ड करोगे? अप टू फर्स्ट एजीएम। अब एक काम करते हैं, इसी कंसेप्ट को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। से एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम चार्ट बना लेते हैं जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। सपोजिंगली कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी पर्टिकुलर डेट को, इसे मैं बोल देता हूँ स्टेज नंबर 1 है, मान लेते हैं 15/5/2020 को इनकॉर्पोरेट होती है। अगर कंपनी इस दिन इनकॉर्पोरेट होगी तो इसका फाइनेंशियल ईयर
किस दिन खत्म होगा? हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर तो खत्म होता है 31/3 को ही, तो 31/3 कौन सा होगा? 2021 होगा। ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, स्टार्ट हुआ 15/5/2020 को और एंड हुआ 31/3/2021 को। इस फाइनेंशियल ईयर की आपको एजीएम भी करनी होगी, और एजीएम करने के अगर हम कहें लास्ट डेट, इतनी इंफॉर्मेशन से मैं बतानी हो तो हम कहेंगे एजीएम करने की लास्ट डेट आ जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी होती है, तो 30/9/2021 इज द लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम। तो ये स्टेजेस मैंने बोल दी, स्टेज नंबर 1, 2 एंड 3। अब अगर हमें बोला जाए कि अपॉइंटमेंट करनी है फर्स्ट ऑडिटर की, तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होगी? मैं कहूँगा हम देखते हैं, इस डेट को हम बोलेंगे यहाँ हुआ है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है। अब इससे 30 डेज का टाइम हम निकाल लेंगे, ये हो गए सपोजिंगली 30 डेज। और इन 30 डेज के टाइम में आप अपॉइंटमेंट करोगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड। अगर बोर्ड आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने इन 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट नहीं की, अब बात होगी कि मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स की एक ईजीएम बुलाई जाएगी और ईजीएम में मेंबर्स करेंगे एक रेजोल्यूशन पास। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आमतौर पर देखेगा ओआर से होगी। कोई एक एक्सेप्शनल केस हमें मिलेगा जिसमें हम कहेंगे ऑडिटर के लिए हमें एसआर चाहिए होगा, अदरवाइज जब भी मेंबर्स अपॉइंटमेंट करेंगे तो जीएम में अपॉइंटमेंट होगी, तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होगा? ओआर। सो हम कहेंगे अब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, और मेंबर्स के लिए लॉ मेकर्स ने कितना समय लिखा है? 90 डेज। अभी मैं 90 डेज को यहां इस चार्ट में नहीं लिख रहा, आप देखिएगा मैं इस 90 डेज की बात को अलग से लिख रहा हूं। मैं कहूंगा 90 डेज में अपॉइंटमेंट होगी, कौन करेंगे? मेंबर्स करेंगे। कहां पर करेंगे? अपनी एक मीटिंग में करेंगे, ईजीएम में करेंगे। अगर सवाल आए एजीएम में क्यों नहीं करेंगे, मैं क्यों एजीएम की बात को नहीं ले रहा, तो एक सिंपल लॉजिक लीजिएगा। जो आपकी ये फर्स्ट एजीएम होनी है, मैं इस एजीएम के आगे नाम लिख देता हूं, फर्स्ट एजीएम है। ये जो आपकी फर्स्ट एजीएम होनी है, ये फर्स्ट एजीएम के अभी तो फर्स्ट एजीएम तक के जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होंगी, इनका भी तो ऑडिट होना चाहिए। तो हम फर्स्ट एजीएम तक क्या वेट कर सकते हैं कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में करें? इम्पॉसिबल। तो हम कहेंगे फर्स्ट एजीएम से पहले ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, तो कहां पर होगा? ईजीएम में होगा। एक लॉजिकल सी बात है। अब बात ये आती है, ये 90 डेज की गिनती हम कहां से करें? इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। मैंने 90 डेज क्यों इस टाइम चार्ट में नहीं लिखे, अगर आप देखें इस टाइम चार्ट में, इस वजह से नहीं लिखे, लॉ मेकर्स ने लॉ इतना क्लियर नहीं बनाया। उन्होंने कहा अगर बोर्ड आपने 30 डेज में कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर बोर्ड आपने नहीं किया तो मेंबर्स करेंगे 90 डेज में अपॉइंटमेंट। और मेंबर्स को इन्फॉर्म कौन करेगा? हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपकी ड्यूटी होगी, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म कर देना मेंबर्स को, और अपॉइंटमेंट की जाएगी बाय द मेंबर्स। इस 90 डेज के आगे ये नहीं लिखा गया 90 डेज फ्रॉम करके अगर कुछ लिखा होता, इस डेट से आप 90 डेज देखो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता। अब लॉ ने तो ये एम्बिग्विटी छोड़ दी है, लॉ पढ़ के हमें पता नहीं चलता, वो आप वर्ड्स को चाहे दोबारा से देखिएगा। हमें बताया गया इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को इस बारे में कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 30 दिन बीत गए हैं, पर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंटमेंट नहीं की है। अब ये जो मेंबर्स हैं वो 90 डेज में अपॉइंटमेंट करेंगे। अब विद इन 90 डेज के आगे लिखा है फ्रॉम, तो कहीं पर भी नहीं लिखा, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब लॉ में एक एम्बिग्विटी है। अब जहां तक मैं अपना इंटरप्रिटेशन दूं, क्योंकि आप लोग चाहोगे कि आपको एक इंटरप्रिटेशन मिले, मैं तो आपको बोलूंगा 90 डेज की गिनती कहां से होनी चाहिए? जिस दिन ये 30 डेज बीत गए। तो ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन, मेरी एक ओपिनियन आ गई। विद इन 90 डेज अगले आपको करनी होगी अपॉइंटमेंट। इसे मैं बोल दूंगा ये अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? ये अपॉइंटमेंट करेंगे मेंबर्स। सो अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स कौन सी मीटिंग में करेंगे? इन ईजीएम। चलिए, सो ये हमारे पास कंसेप्ट बन गया। अब सबसे पहले इसे कंक्लूड अगर हम करें, हम कैसी कंपनी की बात कर रहे हैं? क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी से अलग है? हम कहेंगे ये नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। आगे मैं एटसेट्रा भी लिखता हूं। एटसेट्रा किस लिए? रीजन बीइंग, अगर आप एक ऐसी कंपनी होते विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, तब आपके लिए सबसेक्शन नंबर 6 नहीं आता, मैं आपको बता चुका हूं, तब सबसेक्शन नंबर 7 आता। सो ये हम बोलेंगे समरी हमारी हो गई सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 6 किसके लिए है? कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज एटसेट्रा के लिए। जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा अगले 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंटमेंट करो। अगर बोर्ड आपने विद इन 30 डेज अपॉइंटमेंट नहीं की, डिफॉल्ट किया, आप इन्फॉर्म करोगे मेंबर्स को, और मेंबर्स अपॉइंटमेंट
अपॉइंट करेंगे इन द ईजीएम। कितने दिन में? 90 डेज। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि 90 डेज कहाँ से लिए जाएंगे? ये 90 डेज लिए जाएंगे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। चलिए जी, नाउ ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। जो ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, अगर हमें बोला जाए ये जो अपॉइंटमेंट आपने की है, ये किसकी अपॉइंटमेंट की है? यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं इसे लिख सकता हूँ फर्स्ट ऑडिटर। तो आपने जो अपॉइंट किया है वो फर्स्ट ऑडिटर किया है। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड यहाँ पे भी लिखते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन ईजीएम। चाहे ये बोर्ड ने अपॉइंट किया हो, चाहे मेंबर्स आपने अपॉइंट किया हो, ये फर्स्ट ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? तो हम कहेंगे आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे, होल्ड्स ऑफिस अप टू कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। हम क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट एजीएम की बात? ये आपको बहुत अच्छा लॉजिक बन जाएगा जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 का सब सेक्शन नंबर 1, उसमें ऐसी बात आ जाएगी। तो होल्ड्स ऑफिस अप टू कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑडिटर के लिए कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा तुम अपना ऑफिस इस दिन तक ऑडिटर होल्ड करोगे, तो हमेशा लिखा होगा वर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन वर्ड जरूर आएगा, तो बजाय इसके आप ऐसे लिखो होल्ड्स ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम, वर्ड कंक्लूजन जरूर लाओ। तो फर्स्ट ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड करेगा अप टू कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, चाहे उसे अपॉइंट किया हो बोर्ड ने, चाहे उसे अपॉइंट किया हो मेंबर्स ने इन द ईजीएम। चलिए ना, ये हमारे पास एक तरीके की बन गई है समरी। अब आ जाते हैं इसके आगे की बात पर। यहाँ आप लोगों को टाइम लिमिट्स याद रखनी होंगी, जो थोड़ा मुश्किल काम होगा। पहले हमने एक 30 डेज की टाइम लिमिट पढ़ी, फिर पढ़ी अभी 90 डेज की। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं इससे अगले कंसेप्ट पर, दैट इज 139 सबसेक्शन नंबर 7। 139 सबसेक्शन नंबर 7 हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा के लिए पढ़ रहे हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5। अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं, कट नहीं करते। In the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by CG or by any state government or state governments or partly by CG and partly by state government or governments, जिन्हें हम आगे से बोल देंगे शॉर्ट में गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, द फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी। अब ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब भी गवर्नमेंट ऑडिट्स की बात आती है तो हम बोलते हैं कौन ऑडिट करेगा? सीएजी। तो पहला हक यहाँ सीएजी का हो गया। जबकि 139(6) जब हमने पढ़ा था तो पहला पावर किसकी थी? बोर्ड की। बोर्ड नहीं अपॉइंट करता था तब हम कहते थे मेंबर्स की बात। अब हम कहेंगे हम बोर्ड भी नहीं करेगा, पहला हक किसका है? सीएजी आपका है। सीएजी आपको अपॉइंट करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा समय दिया। बोर्ड को दिया था ओनली 30 डेज का टाइम, आपको दिया 60 डेज का टाइम। ये तो ऑब्वियस है, 60 डेज कहाँ से मिले? रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो 139(7) में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर की बात। फर्स्ट ऑडिटर कैसी कंपनी में अपॉइंट हो रहा है? गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा में हो रहा है। कौन करेगा? सीएजी। 30 डेज की जगह 60 डेज का टाइम हो गया, बाकी बातें तो देखें सेम हो गई और बोर्ड की जगह सीएजी हो गया। नाउ अब अगर मान लेते हैं सीएजी तुमने अपॉइंटमेंट नहीं की, 60 डेज का समय बीत गया, अब पावर किसको मिल जाए? हमने कहा एक काम करते हैं, पावर अब बोर्ड को दे देते हैं। तो आगे बढ़ जाए, इन केस सीएजी डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द सेड पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अब बोर्ड आप अपॉइंटमेंट करना अगले 30 दिन में। ये तो कितना बढ़िया क्या लॉ मेकर्स, आपने यहाँ वर्ड लिखा है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट से हमें एक बात पता चल गई, अब बोर्ड जो तुम्हें 30 दिन मिलेंगे वो 30 दिन की गिनती कब से शुरू होगी? अगले 30 दिन। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? अगले। तो अगले 30 दिन की गिनती मतलब 60 डेज के एक्सपायरी के बाद से होगी। And in case of failure of the board to appoint such auditor within the next 30 days, it shall inform the members। ये बात तो सिमिलर आ गई पहले से, बिल्कुल सेम नहीं आई है पर सिमिलर आई है। अब मेंबर्स को आप इन्फॉर्म कर देना, who shall appoint such auditor, जो कि ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे within 60 days at an EGM। आगे who shall hold office till the conclusion of the first AGM। अब इसका मतलब who किसके लिए आया? इस फर्स्ट ऑडिटर के लिए आया। अब अगर कंपैरिजन करते हैं, जब हमने पढ़ा 139(6) तो इसमें केवल 2 लोग थे जिन्हें अपॉइंट करने की पावर मिली थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचो यहाँ सीएजी की बात आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे आप 3 लोगों का नाम याद रखो जब भी फर्स्ट ऑडिटर की बात आती है, एक सीएजी और एक बोर्ड और एक मेंबर्स। अभी मैं टाइम लिमिट्स आपको नहीं बोल रहा। अब सोचो, क्या कभी भी फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा, क्या उसमें सीएजी की बात आएगी? आएगी नहीं, से कट कर दिया तो बचे 2 लोग, बोर्ड और मेंबर्स। सेम बात यहाँ पे लिख लेते हैं 139(7) में, सीएजी, बोर्ड और मेंबर्स। ये कंपनी कैसी कंपनी है? ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा है तो हम कहेंगे यहाँ तो भाई सीएजी की बात आएगी, तो यहाँ 3 लोग हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। जबकि
139(6) में CAG कट गया था तो ओनली 2 लोग रह गए थे, बोर्ड और मेंबर्स। वेल, अब टाइम लिमिट्स देखिएगा काफ़ी डिफरेंट हुए। जब हमने 139(6) पढ़ा तो टाइम लिमिट से 30 डेज 90 डेज, 30 किसके लिए, बोर्ड के लिए, मेंबर्स के लिए 90 डेज। अब आपके पास यहाँ टाइम लिमिट्स बहुत बहुत डिफरेंट हुए। 60 डेज मिले AGM, सॉरी 60 डेज मिले CAG को। 60 डेज में अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं करते बोर्ड, आपके लिए सेम बात रही है, सेम पहले की तरह 30 डेज। इसके बाद मेंबर्स, आपके लिए टाइम हो गया 60 डेज, जबकि पहले होता था 90 डेज। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया। अब अगर हम नंबरिंग यहाँ पर करें, पहली पावर CAG की, दूसरी पावर बोर्ड की, और उसके बाद तीसरी पावर आ गई मेंबर्स की। मेंबर्स कहाँ करेंगे अपॉइंटमेंट, AGM में करेंगे। चलिए जी, अब अगर हम कहते हैं जो हमने पहले नोटिंग की थी, मैं इसी केस में अगर कुछ चेंजेस करके कहूँ कि मुझे इसे 139(6) से कन्वर्ट करना है इनटू 139(7), तो हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? हम इसे कन्वर्ट ऐसे करेंगे, 139(6) की जगह मैं इसे कर दूंगा, ये सेक्शन बन गया 139(7), ये कंपनी अदर देन की जगह हो गई गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से हम थोड़ा सा करते हैं यहां पर चेंज। सपोजिंगली 15/5/2020 रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हुआ। इससे आपको CAG कुछ समय मिल जाएगा कि आप इतने समय के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट करो। CAG आपको अच्छा खासा समय मिला 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप करना। सो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय CAG, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई जो 139(6) में नहीं थी, 139(7) में आ गई। अगर आपने CAG अपॉइंटमेंट नहीं की तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और बोर्ड जो अपॉइंटमेंट करेगा वो कितने दिन में करेगा, बोर्ड के लिए समय 30 डेज ही रहा। तो आपके लिए CAG 60 डेज, आपके लिए बोर्ड सेम 30 डेज। सेम कैसे, 139(6) में भी बोर्ड आपके लिए टाइम था 30 डेज, यहाँ पर भी सेम हो गया टाइम 30 डेज। अब भाई मेंबर्स अगर आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आई, क्योंकि बोर्ड ने भी अपॉइंटमेंट नहीं की, तब हम कहेंगे आप अपॉइंटमेंट करोगे कितने डेज में, विद इन 60 डेज। चलिए जी, बाकी बातें तो सेम रही। जो भी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो CAG हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो मेंबर्स हो जिन्होंने अपॉइंटमेंट की हो इन द EGM। ये जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, हम कहेंगे अपना ऑफिस होल्ड करेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। सो होल्ड्स ऑफिस, ये वर्ड्स बिल्कुल यही रहेंगे, अप टू किस डेट तक, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। नाउ ये मेरे पास बात आई, ये चीज़ें सब बिल्कुल सेम रही। फर्स्ट AGM तो कंपनी की बाद में होनी है, बहुत आगे जाकर हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर तो पहले ही अपॉइंट हो जाना चाहिए। वेल, अब एक बार कंक्लूड करते हैं। 139(6) कैसी कंपनीज को कवर करता है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। 139(7) किसे कवर करता है, 139(7) करता है गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा को। 139(6) में आते हो तो अपॉइंट करने वाले लोग कौन होंगे, CAG होगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा नहीं है, तो 2 लोग होंगे, बोर्ड और मेंबर्स। जबकि 139(7) में आओगे तो यहाँ 3 लोग हो जाएंगे क्योंकि पहले पावर होगी CAG की। CAG ने अपॉइंट नहीं किया तो बोर्ड करेगा अपॉइंट, और बोर्ड ने नहीं किया तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, EGM बुलाएगा बोर्ड, और इस EGM में मेंबर्स करेंगे अपॉइंटमेंट। टाइम लिमिट्स आपके रटने वाली हैं। वह 139(6) पढ़ते हो, 2 लोग हैं, टाइम लिमिट्स हैं 30 डेज 90 डेज। जबकि जब हम पढ़ते हैं 139(7) गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा तो टाइम लिमिट्स हो जाती हैं 60 डेज, फिर 30 डेज, फिर 60 डेज। चलिए, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा में भी, वो भी अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बात इजीली समझ में आई होगी। हमने फर्स्ट ऑडिटर की जो बात की है उसमें अगर हम एक बात को देखें, जो भी फर्स्ट ऑडिटर है, चाहे वो 139(7) में गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा के लिए अपॉइंट हुआ हो, चाहे वो 139(6) में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा के लिए अपॉइंट हुआ, हम कहते हैं अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, तो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। 139(6) में भी हमने सेम बात बोली थी, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM।
क्यों कहा जा रहा है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, उसकी वजह है लॉ मेकर्स चाहते हैं फर्स्ट एजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करें ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, और वो ऑडिटर जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है वो काफ़ी लंबे समय तक अपना ऑफिस होल्ड करे, फर्स्ट एजीएम से खाली सेकंड एजीएम तक नहीं बल्कि सिक्स्थ एजीएम तक। आप मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। ऑल्दो 139 सबसेक्शन 1 में हम ये बात पढ़ेंगे, उसमें कहीं 5 साल वर्ड नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन मतलब 5 साल निकल के आ जाएगा। कैसे? हमें लिखा मिलेगा कि अपॉइंटमेंट होगी फर्स्ट एजीएम में, और जो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा कब तक? 6th एजीएम तक। सो अगर आप कहना चाहो, आप कह तो सकते हो कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन सेक्शन में आपको ये वर्ड्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जो 139(1) पढ़ेंगे हमें उसमें लिखा मिलेगा क्या कि आप अपॉइंट होगे इस एजीएम में, जो फर्स्ट एजीएम में, और लिखा मिलेगा 6th एजीएम तक आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे। सो होल्ड्स ऑफिस अप टू कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। मैंने आपको बात बताई थी कि कंक्लूजन की बात आएगी जब भी हम बोलेंगे कि ये ऑडिटर अपना ऑफिस होल्ड करेगा। तो ऑडिटर आप जब आप अपॉइंट होगे फर्स्ट एजीएम में तो कब तक के लिए होगे? 6th एजीएम के कंक्लूजन तक होगे। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है ये कौन से सेक्शन में हमें लिखी मिल जाएगी? 139(1) में लिखी मिल जाएगी। तो 139(1) क्या कहेगा? अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगी? फर्स्ट एजीएम में, और ये ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 6th एजीएम तक। अब 139(1) में तो इससे ज़्यादा बातें भी लिखी मिलेंगी, कई सारी बातें लिखी मिलेंगी, पर अभी मैं आप लोगों को 139(1) पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। 139(1) पढ़ेंगे, इसके हमें कई सारे प्रोवाइजोज भी पढ़ने होंगे। मैं भी आपको प्रोवाइजोज को भी पेंडिंग कराऊंगा। 139(1) का भी मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा हिस्सा रखूंगा पेंडिंग। तो चलिए 139(1) का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। अभी इस लाइन को भी नहीं पढ़ते। एवरी कंपनी शेल, अब हमें देख के तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ एवरी कंपनी में हर कंपनी कवर हो जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा वाली टर्म में आ जाए। पर मैं आपको यहाँ पे एक नोटिंग करवा देता हूँ, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, ये नहीं अप्लाई होगा 139(1). किस पर अप्लाई नहीं होगा? गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा पर अप्लाई नहीं होगा। सो हम कहेंगे यहाँ एवरी कंपनी का मतलब क्या आएगा? एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। यहाँ इसी को मैं कह सकता हूँ नॉट एप्लीकेबल, इसे इस तरीके से लिख देते हैं। ये कंक्लूजन मैंने कैसे निकाला है, क्यों निकाला है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं आपको सेक्शन 139 का सबसेक्शन नंबर 5 पढ़ाऊंगा। सबसेक्शन 5 पढ़ के कंक्लूजन निकल आता है। तो हम कहेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज एटसेट्रा। ऑल्दो यहाँ लिखा है एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर who shall hold office from the conclusion of that meeting। that meeting का मतलब फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे। कब तक अपना ऑफिस होल्ड करोगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ इट 6th एजीएम। बस यहीं तक के वर्ड्स को अभी डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को इसी बात को इस तरीके से एक टाइम चार्ट में रख के दिया। मैंने कहा सिंपली देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट होगी इस सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के मुताबिक ये कहाँ होगी? फर्स्ट एजीएम में होगी। जब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट हो गई तो ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 6th एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। हमें यही बात पढ़ने को मिली, दोबारा पढ़ लेते हैं। आप कंपनी फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करोगे ऑडिटर को। ऑडिटर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी, फर्म भी। फर्म का मतलब हम बाद में पढ़ लेंगे, इसमें हमें एलएलपी भी कवर्ड मिल जाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट हो सकती है एज ऑडिटर। वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग से। तो फ्रॉम तो मतलब इसका ऑफिस कब से शुरू होगा? शुरू होगा फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से, और कब तक चलेगा? कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। चलिए नाउ अब देखें, इस बात को तुमने पढ़ लिया 139(1) में। अब मैं इसी चीज़ को करता हूँ फिर से कॉपी, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूँगा और कहूँगा 139(1) का ये थोड़ा सा अगला हिस्सा बन जाएगा।
139(1) ने कहा जब फर्स्ट एजीएम में अपॉइंटमेंट होगी तो ये कब तक अपॉइंट होगा, 6 एजीएम के कंक्लूजन तक। अब अगर आपसे कोई कहे, मान लेते हैं जी 6 एजीएम हो गई, ये जो ऑडिटर था इसका ऑफिस खत्म हो गया, अब हम एक वर्ड यूज करेंगे, जो व्यक्ति यहाँ अपॉइंट हुआ था, मान लेते हैं जो व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट हुआ था उनका ऐसी कोई नाम ले लेते हो, मिस्टर ए थे। मिस्टर ए, आप फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए तो आपने अपना ऑफिस काम करना आप कब से शुरू कर सकते हो, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से, और आप कब तक ऑडिटर रहोगे, 6 एजीएम के कंक्लूजन तक। सपोजिंगली एक सिचुएशन आती है कि ये कंपनी कहती है हम तो आपको ही रीअपॉइंट करना चाहते हैं मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए आप रीअपॉइंट हो सकते हो? मैं कहूँगा यस। बहुत लोगों को एक गलतफहमी होगी कि एक रोटेशन का कंसेप्ट होता है और रोटेशन की कंसेप्ट की वजह से ये नामुमकिन है कि मिस्टर ए रीअपॉइंट हो पाए। मैं आपको कहता हूँ ये बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, मैं कुछ ऐसा केस भी बना दूंगा बाद में जाकर जिसमें कहूँगा मिस्टर ए आप रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे, पर मैं कहूँगा ऐसा केस भी तो बनना मुमकिन है कि आप 6 एजीएम में रीअपॉइंट हो पाओ। तो अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि आप 6 एजीएम में रीअपॉइंट होना चाहते हो मिस्टर ए, और कंपनी भी आपको रीअपॉइंट करना चाहती है, क्या आप रीअपॉइंट हो सकते हो? हम कहेंगे बिल्कुल आप रीअपॉइंट हो सकते हो। अब आपने अपना ऑफिस होल्ड किया अप टू कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम, और यहीं पर मैंने एक एरो बनाया और मैंने कहा रीअपॉइंटमेंट हो गई, तो रीअपॉइंटमेंट इसे हमने लिख दिया, ये हुई रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। आप हो रिटायरिंग ऑडिटर मिस्टर ए, आपकी हो गई रीअपॉइंटमेंट इस 6 एजीएम में। अब आप अपना ऑफिस फिर से कंटिन्यू करोगे इस 6 एजीएम के कंक्लूजन से, कब तक होल्ड करोगे? तो लॉ मेकर जगह 11th एजीएम तक। अब ये 11th एजीएम हमने कैसे निकाली? मैंने कहा इसका एक सिंपल तरीका करिए, जिस एजीएम में रीअपॉइंटमेंट हुआ है इसे 6 को है तो ये 6th एजीएम, पर इसे ऐसे मान लो अपने दिमाग में जैसे फर्स्ट एजीएम है। अगर ये फर्स्ट एजीएम होती तो सोचो अब आप कौन सी एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करोगे? तो मैं कहूँगा हमेशा फर्स्ट से 6 की बात चलती है। अगर ये फर्स्ट एजीएम होती तो आपको 6 एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करना होता है, तो ये फर्स्ट नहीं है तो 6 है, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो 6 एजीएम से 5 को ऐड कर दिया 11th एजीएम। हम कहेंगे अब जो रीअपॉइंट हुआ था ऑडिटर, तो रिटायरिंग ऑडिटर कौन था? ये हुआ था यही मिस्टर ए। तो मिस्टर ए आपको अपॉइंट किया गया फर्स्ट एजीएम में एज ऑडिटर, आपने 6 एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड किया, 6 एजीएम में आप रीअपॉइंट हुए। जब आप 6 एजीएम में रीअपॉइंट हुए तो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करोगे? मैं कहूँगा 11th एजीएम तक होल्ड करोगे। यहाँ पर वर्ड्स आ जाएंगे बिल्कुल यही वर्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। अब आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6 एजीएम। अब 6 एजीएम को यहां मैं कट करके कर देता हूं अप टू द कंक्लूजन ऑफ 11th एजीएम, 11th एजीएम ऑफ द कंपनी। या आप इसे बोलने का तरीका कर सकते हो, होल्ड्स ऑफिस अप टू कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम इफ। इसे आप 6 एजीएम कब बोल सकते हो? अगर इस वाली 6 एजीएम को अपने फर्स्ट एजीएम माना होता, पर उससे बेटर है हम यही बात लिखें कि ये 11th एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। सो हम कहेंगे आप अपना ऑफिस कब तक होल्ड करोगे? 11th एजीएम तक। अब क्या ये भी मुमकिन है आप इसके आगे फिर से रीअपॉइंट होते रहो और ये सिलसिला आगे चलता रहे? मैं कहूँगा बिल्कुल मुमकिन है, मुमकिन है भी, और एक ऐसा केस भी आएगा जब ये मुमकिन नहीं होगा। अब वो क्यों ऐसा होता है कि कभी मुमकिन है और कभी मुमकिन नहीं है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा एक सेक्शन 139 सब सेक्शन नंबर 2 तो पता चलेगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि जंप करते रहें, अब मैं आपको 139(2) पढ़ाने लग जाऊं, अदरवाइज कंसेप्ट बनेगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो क्या ये सिलसिला आगे चल सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि यही एक ऑडिटर मिस्टर ए इस कंपनी का ऑडिट करते रहें एंड सो ऑन, 11th एजीएम तक, फिर 16th एजीएम, फिर 21st एजीएम एंड सो ऑन। चलिए 139 सब सेक्शन नंबर 1 के मैंने आपको ये शब्द पढ़ाए थे। अब जो वर्ड्स अभी नहीं पढ़ाए थे उनमें से कुछ शब्द पढ़ाऊंगा, कुछ अभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसे देखें। आप कोई भी कंपनी हो, फर्स्ट एजीएम में आप अपॉइंट करोगे ऑडिटर को, और ये फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ ऑडिटर 6 एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। उसके बाद आप फिर से अपॉइंट करोगे कंपनी, इस ऑडिटर को ये होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। अब वर्ड्स को देखिएगा, एवरी 6th, हर 6 मीटिंग। तो इसका मतलब आपको जब भी अपॉइंटमेंट करनी है एजीएम में, तो एजीएम में अपॉइंट करते वक्त कैसे अपॉइंटमेंट होगी? उस एजीएम के कंक्लूजन से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक। अगर कोई कहे सर यहाँ तो मीटिंग लिखा है, तो मीनिंग क्या आ सकता है इसका? ईजीएम। कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा इस मीटिंग का मतलब क्या होगा? एजीएम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आप लोगों ने ऐसा एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा
ऑर्डिनरी बिजनेस। उस ऑर्डिनरी बिजनेस में हमें ये बात पढ़ने को मिल जाती है, जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का रिटायरमेंट कहाँ पर होता है? ओनली एजीएम में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑडिटर का रिटायरमेंट ईजीएम में हो। तो और ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ पर होता है? एट एजीएम होता है, एट एजीएम ओनली। तो इससे कंक्लूजन निकला, यहाँ वर्ड जो लॉ मेकर्स ने यूज किया है मीटिंग, यहाँ मीटिंग का मतलब क्या आएगा? एजीएम आएगा। अब आगे देखते हैं, द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। अब हम किस तरीके से ऑडिटर को सिलेक्ट करेंगे, उसका मैनर क्या होगा, ये चीज़ हम कहेंगे मेंबर सिलेक्ट करेंगे, वो होगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब का मतलब रूल्स में। तो भी हमने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना, आगे जाकर हम एक रूल 3 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा, पर अभी हमने उसे नहीं पढ़ना, हम बस लिख देते हैं रूल 3 में ये बात हमें पढ़ने को मिल जाएगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो हमने इसका आइडिया ले लिया, क्या तरीका होगा अपॉइंटमेंट करने का, ऑडिटर को सिलेक्ट करने का, वो हम पढ़ेंगे रूल 3 में। चलिए मैंने आपको 139(1) कुछ पढ़ा दिया, अभी मैं कहूँगा इसका काफ़ी एनालिसिस तब होगा जब हम अदर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। पर इसके आप देखोगे आपको प्रोवाइजोज मिलेंगे, फर्स्ट प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो है, थर्ड प्रोवाइजो है, हमने अभी इन्हें नहीं पढ़ना। अभी मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़िएगा, बीच में और किसी सबसेक्शन या कंसेप्ट को मत पढ़िए जब तक उसे मैं नहीं पढ़ाता। हमने अब इस क्लास में बस इतना ही पढ़ना है। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ पढ़ाई है? 139(6) पढ़ाया है, 139(7) पढ़ाया है और 139(1) पढ़ाया है। इसके प्रोवाइजोज को नहीं पढ़ाया, ये हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने फर्स्ट ऑडिटर के कंसेप्ट को किया है 139(6) में किया है, फर्स्ट ऑडिटर अगर कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा के अलावा, 139(7) में किया है अगर है ये गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा, और 139(1) पढ़ा है, इसमें मैंने आपको एक नोटिंग कराई थी, ये गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा पर एप्लीकेबल नहीं होता है सबसेक्शन 1, और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा नहीं हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें हमें कंसेप्ट मिला, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होते हो, 6 एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करते हो, 6 एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करते हो, फिर 6 एजीएम में फिर से रीअपॉइंट हो सकते हो, या हो सकता है आपकी जगह कोई और व्यक्ति अपॉइंट हो, वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 11th एजीएम तक। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर हल्का सा डिस्कस कर लूँ, मान लेते हैं सिचुएशन ऐसी लेते हैं, इस एग्जाम्पल को मैं नहीं हटाता, ये एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। मिस्टर ए आपको अपॉइंट किया गया था इन द फर्स्ट एजीएम, आपने अपना ऑफिस होल्ड करना था कब तक? अप टू 6 एजीएम। आपने अपना ऑफिस होल्ड किया 6 एजीएम। मान लेते हैं 6 एजीएम में एक बात आई, हम मिस्टर ए को अपॉइंट ना करें, किसी मिस्टर बी को करना चाहते हैं अपॉइंट। मैं कहूँगा बिल्कुल मुमकिन है, बस इसके लिए हमें देखना होगा लॉ में क्या प्रोसीजर है, वो हम पढ़ लेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो ये भी मुमकिन है मिस्टर ए की जगह कोई और व्यक्ति अपॉइंट हो मिस्टर बी, पर अब मिस्टर बी के लिए ये वर्ड ठीक नहीं आएगा, रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंट थोड़े ही हो रहे हैं मिस्टर बी, हम कहेंगे मिस्टर बी के लिए वर्ड आएगा अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट होगी किसी और व्यक्ति की, और जो मिस्टर बी अपॉइंट हो रहे हैं वो रिटायरिंग ऑडिटर थोड़े हैं, ये वर्ड्स गलत हो जाएंगे, तो मैं रिटायरिंग ऑडिटर वर्ड को भी हटाऊंगा यहाँ से। मैं कहूँगा अपॉइंटमेंट होगी किसी व्यक्ति की, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो आप रिटायरिंग ऑडिटर नहीं हो मिस्टर बी, क्या आपकी भी अपॉइंटमेंट मुमकिन है? बिल्कुल। अब वर्ड देखिएगा, रीअपॉइंटमेंट को मैंने कर दिया अपॉइंटमेंट, और पहले लिखा था रिटायरिंग ऑडिटर, अब कर दिया अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। ये भी मुमकिन है, पर कैसे मुमकिन है अभी मैं आपको इसके डिटेल प्रोविजंस नहीं पढ़ा सकता, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 6 एजीएम में क्या हुआ? हम कहेंगे 6 एजीएम में एक काम तो हुआ, आपने जो मिस्टर ए अपना ऑफिस होल्ड किया 6 एजीएम तक, 6 एजीएम में हम कहेंगे आप रिटायर हुए। मैं ये वर्ड तो भी बोलूंगा, मैं कहूँगा रिटायरमेंट हुआ किस ऑडिटर का? रिटायरमेंट हुआ रिटायरिंग ऑडिटर का। तो रिटायरमेंट हुआ रिटायरिंग ऑडिटर का, लेकिन जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो रीअपॉइंट नहीं हुआ, उसकी जगह कोई और व्यक्ति सपोज मिस्टर बी अपॉइंट हुआ। ये मुमकिन है 6 एजीएम में होना। जब 6 एजीएम में ऐसा हुआ तो हम कहेंगे अब ये मिस्टर बी अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? हम कहेंगे मिस्टर बी आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे अप टू 11th एजीएम, क्योंकि आपके लिए भी वही 5 साल की बात आती है। 6 एजीएम में अपॉइंट होगे तो आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे अप टू 11th एजीएम। तो ये किसके लिए लाइन आएगी? हम कहेंगे मिस्टर बी के लिए आएगी कि मिस्टर बी आप अपना ऑफिस होल्ड करोगे अप टू कंक्लूजन ऑफ 11th एजीएम। अब 11th एजीएम में क्या क्या मुमकिन है? हम कहेंगे ये मुमकिन है आप रिटायर तो हो गए मिस्टर बी इन द 11th एजीएम, हो सकता है आप 11th एजीएम में मिस्टर बी रीअपॉइंट हो जाओ, या ये भी मुमकिन है आपको रीअपॉइंट नहीं किया, किसी और व्यक्ति
व्यक्ति को, मिस्टर सी को आपकी जगह अपॉइंट किया, तो ये सिलसिला हो सकता है सेम चलता रहे कि ऑडिटर रीअपॉइंट हो, ये भी मुमकिन है ऑडिटर रीअपॉइंट ना हो, उसकी जगह कोई और अपॉइंट हो। सो हमने 139 सबसेक्शन 1 का काफ़ी हिस्सा कर लिया, 139(6) और 139(7) तो पूरा कर लिया। चलिए जी, आज की इस क्लास के लिए तो इतना ही। इन सेक्शंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।